आगमन और निगमन विधि के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, इंडक्टिव टेक्निक और डिडक्टिव टेक्निक। और ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो फैक्ट हो जाएगा कि इंडक्टिव और डिडक्टिव जो टेक्निक है, ये आगमन और निगमन विधि है, इन दोनों को हम बहुत आसान तरीके से आपको बता देंगे कि कोई दिक्कत नहीं हो, कि कभी गलत न होने वाली ऐसी ट्रिक्स हम आपको यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कि आगमन और निगमन विधि होती क्या है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आगमन और निगमन विधि के बारे में कि ये इसके जनक कौन है। तो इसके जनक जो है वो अरस्तु हैं। अंग्रेजी में अगर हम देखें तो एरिस्टोटल नाम इनको कहते हैं, अरस्तु। और ये प्लेटो के बाद आने वाले एक दार्शनिक हैं। वैसे तो हम इनको लिटरेचर में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पढ़ते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इनसे हम परिचित हैं। तो कई तरह के ग्रंथों के बारे में, इनके बारे में जो चीजें हैं वो तथ्य करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ जो चर्चा करेंगे वो हम आगमन विधि के बारे में करेंगे। यानी आगमन विधि के अंतर्गत होता क्या है कि विशिष्ट से सामान्य शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। जब हम शिक्षण सूत्रों के बारे में बात कर रहे थे तो हमने आपको विशिष्ट से सामान्य यानी स्पेसिफिक टू जनरल के बारे में बात की थी। उसका प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। आगमन विधि में सर्वप्रथम छात्र के सामने उदाहरण आते हैं और फिर उनके उदाहरणों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी अगर हम बात करें तो इसको हम बहुत जनरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें एग्जांपल्स दिए जाते हैं। एग्जाम्पल्स जब होंगे, कई सारे एग्जाम्पल्स हमें जब मिलेंगे, उदाहरण बहुत सारे मिलेंगे, तो उसके बाद में हम उन उदाहरणों के जो रिजल्ट निकल रहे हैं, उन रिजल्ट के आधार पे हम क्या करेंगे, रूल्स डिफाइन करेंगे। ठीक है। उनके आधार पे हम नियम बनाएंगे। तो ये उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आगमन विधि को हम सरल भाषा में क्या कहेंगे कि उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अंग्रेजी में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कंक्लूजन इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दोज एग्जाम्पल्स। यानी जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है या जो रूल्स हमें बनाने हैं वो डिपेंड किस पे होंगे, एग्जाम्पल्स पे होंगे, जिनको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इस आगमन विधि के बारे में कुछ और तथ्य। द मेथड ऑफ अराइवल इज द मेथड by which general rules or principles can be discovered. ठीक है। Therefore, while teaching by this method, it is necessary for the teacher to use examples and questions, keeping in view the mental level of the children so that they can acquire new knowledge. यानी यहाँ पे क्या होगा कि उत्सुकता निरंतर इसमें बढ़ती रहती है। जब आपके पास में एग्जाम्पल्स बार बार आते रहेंगे, ठीक है, तो आपकी क्या क्यूरियोसिटी क्या होगी, वो हाई होगी। यानी क्यूरियोसिटी टू लर्न विल कंटिन्यू टू ग्रो, ये बार बार बढ़ती रहेगी। तो आगमन विधि ऐसी विधि है जिसमें सामान्य नियमों द्वारा ये जो नियमों अथवा सिद्धांतों की खोज की जा सकती है। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल्स को डिफाइन करने के लिए, या अगर हम देखें तो ये क्या करता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रिंसिपल्स कैन बी डिस्कवर्ड। जो जनरल रूल्स के जो सिद्धांत हैं, जनरल नियम, सामान्य नियम और सिद्धांत हैं, उनकी उत्पत्ति भी यहां से होती है, खोज भी यहां से होती है। तो आगमन विधि क्या करता है, सामान्य नियमों की खोज या उत्पत्ति का भी एक उत्तरदायी रहता है। आगे बढ़ेंगे हम, इसके सोपान कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि यही पहली प्रक्रिया है। ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको विश्लेषण करते हैं, फिर उनको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी उदाहरण जो दिए जाते हैं उनको हम सामान्यकृत करते हैं और फिर हम उनको परीक्षण करते हैं। यानी जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो हम जनरलाइजेशन करके जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, उन तथ्यों को क्या करेंगे, हम उन तथ्यों के आधार पे हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये फॉलो हो रहा है। जब अधिक से अधिक तथ्यों पर वो फॉलो हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक रूल या सिद्धांत का निर्माण करेंगे। आगमन विधि को प्रायः थकान वाली शिक्षण विधि कहा जाता है। तो ये थकान क्यों होगी, क्योंकि हम बहुत सारे उदाहरण पढ़ लेंगे। उन उदाहरणों को हम यहाँ पे 3 से 4 सोपानों में जब हम बढ़ेंगे तब हम कहीं जा करके उसको विधि को कंप्लीट कर सकते हैं। तो थकान वाली विधि तो है, लेकिन क्यूरियोसिटी इसमें बराबर बढ़ती रहती है, उत्सुकता जो इंटरेस्ट है वो बराबर बना रहता है। तो ये एक सबसे
जो मेन फैक्टर है वो यहाँ पे रह रहा है। तो थकान वाली शिक्षण विधि, क्योंकि इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है और हर तरह से हम एनालाइज, जनरलाइज और टेस्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, इसके गुण क्या होते हैं, वही जो हम अभी बात कर रहे थे। यह मनोवैज्ञानिक है और मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। मूर्त यानी विजिबल और अमूर्त क्या है, इनविजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाई नहीं पड़ती, टेंजिबल और इंटेंजिबल, इस तरह से हम देख सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत उदाहरणों के द्वारा कक्षा के वातावरण को सजीव और रुचिकर बनाया जाता है, यानी क्लासरूम एनवायरनमेंट कैन बी मेड लिवली एंड इंटरेस्टिंग बाय एग्जांपल्स। इस विधि में छात्र अध्ययन करने में रुचि लेते हैं, यानी इन दिस मेथड स्टूडेंट्स टेक इंटरेस्ट इन स्टडीइंग। इसी विधि के अंतर्गत छात्र तर्क के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आगमन विधि के द्वारा छात्र के ज्ञान को स्थायी रूप प्रदान किया जाता है, यानी जब इतने सारे एग्जाम्पल से रूबरू होकर के वो नियमों को उत्पत्ति करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्टेबल होगा, वो परमानेंट होगा, वो स्थायी होगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंतर्गत रहेगा। इस स्थायी को हम इस स्थायी के रूप में रखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं हम। यह विधि व्यावहारिक जीवन के लिए अत्यंत लाभप्रद है और प्राकृतिक विधि है। ठीक है, जहां पे हम उदाहरण के रूबरू होकर आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि में अध्यापक को उदाहरण देने की कला में प्रवीण होना आवश्यक है, यानी उसके पास में व्यावहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। यानी टीचर टू बी प्रोफिशिएंट इट इन द आर्ट ऑफ गिविंग एग्जाम्पल्स, उसके पास एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करने की आर्ट होनी चाहिए। और ये आर्ट जो है ये मौलिक होती है, ओरिजिनल होती है। इसके लिए समाज से जुड़े होना या उस जो मेथड है, जो रूल्स है, उनमें हमें पारंगत भी होना आवश्यक है, तभी हम बहुत सारे उदाहरण दे पाएंगे। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं जिससे कि समय नष्ट होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको थकान वाली विधि कहते हैं। तो दोष के अंतर्गत रख सकते हैं। तो जो भी परिभाषाएं हमने अभी तक बताई तो उसी में से हम गुण और दोष निकाल लेंगे। उच्च स्तर पर इसका प्रयोग करना कठिन है, दिस मेथड इज डिफिकल्ट टू यूज एट हाई लेवल। यह विधि स्वयं में अपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रश्न इस तरह से बना लेते हैं कभी कभी। इसके द्वारा खोजे हुए सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि आवश्यक है, यानी जो हम टेस्ट की चर्चा कर रहे थे, यानी इसको हम दोनों तरफ से चलाएंगे, यानी उदाहरण से पहले नियम की ओर चलेंगे, लेकिन जब हम नियम का निर्माण कर लेंगे तो उदाहरणों पर हम उसका परीक्षण करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम उदाहरणों से नियम का निर्माण करेंगे और फिर नियम को जब टेस्ट वाली मेथड में लेके जाएंगे, प्रोसेस में लेके जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको द इनकॉर्पोरेशन मेथड इज द नेसेसरी टू टेस्ट द ट्रूथ डिस्कवर्ड बाय इट। जो हमारे रूल्स बने हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स जो स्थापित हुए हैं, उनको टेस्ट करने के लिए हमें एक निगमन विधि की भी आवश्यकता होगी। आगे बढ़ेंगे हम। अब हम उसी निगमन विधि की बात करते हैं जिसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। देखिए, हिंदी में बहुत आसान है, अगर मैं बताऊं आपको तो आप लेटर के थ्रू समझ सकते हैं। अगर निगमन विधि आ रहा है तो नी से क्या होता है, नियम। समझिएगा, मैंने भी ऐसे ही याद किया है इसको। नियम, निगमन से होता है नियम। जैसे ही निगमन आ जाए, नी से नियम होता है, तो नियम से उदाहरण की ओर। इसको हम सीधे सीधे क्या कह देंगे, ये अपोजिट है। ये क्या करेगी, नियम से उदाहरण की ओर। यानी पहले हम नियम देखेंगे, उसके बाद में हम उदाहरणों पर उस विधि को अप्लाई करेंगे, उन सिद्धांतों को अप्लाई करेंगे और हमें उसकी जानकारी प्राप्त होगी। द मेथड इज अपोजिट टू मेथड ऑफ अराइवल। आगमन विधि के विपरीत है, because in this the first principle is placed in the front of the student, then it is confirmed by various types of examples. The meantime the teaching formula moves from general to specific, incorporate are the genius of the method. यानी अब आपको ये भी समझना है, इसके भी जो जनक है वो कौन है, इस विधि के भी जनक अरस्तु हैं। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब एक में अरस्तु, एक में प्लेटो दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना। दोनों नियमों को, दोनों विधियों को, दोनों टेक्निक को अरस्तु ने ही बनाया। इसी बीच में शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, वहां पर विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। यानी उदाहरण क्या हो गया, विशिष्ट हो गया,
और नियम क्या हो गया, सामान्य हो गया। तो सामान्य, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अब हम निगमन विधि के सोपान देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप रीड करिए फटाफट। निगमन विधि के सोपानों की अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास में पॉइंट्स आते हैं, सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण, संबंधों की स्थापना, उदाहरणों द्वारा परीक्षण। ठीक है, तो परीक्षण, टेस्ट बाय एग्जांपल्स तो यहाँ पे था, लेकिन वो दोनों में ही रहता है। निगमन विधि के सोपान निम्नलिखित हैं। सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण, पहले हम क्या करते हैं, छोटे छोटे रूल्स हम यहाँ पे पहले देते हैं, जिस तरह से हम वहां पे एग्जाम्पल्स दे रहे थे, यहाँ पे जस्ट अपोजिट। इसके बाद में स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप्स, हम क्या करेंगे, नियमों को रिलेट करेंगे, उदाहरण के माध्यम से रिलेट करेंगे और उनका परीक्षण करेंगे कि अमुक नियम सही है या नहीं सही है। तो ये सोपान हो जाते हैं। निगमन विधि को विज्ञान व गणित शिक्षण के लिए उपयोगी माना जाता है। यानी कभी कभी जब हमें किसी भी रूल को प्रूफ करना होता है, ठीक है, अगर हमें किसी रूल को क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है, तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। यानी ये मैथमेटिक्स और साइंस में उसको अप्लाई किया जाता है। इस शिक्षण की विधि में विद्यार्थी रटने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगते हैं, जो अधिगम की गति को धीमा करता है। यानी रटना जो है वो यहां से आ जाता है, बार बार नियम को रटा जाता है, और यही इसकी एक कमी भी है जो हम आगे चल करके दोष में चर्चा करेंगे। तो रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम उदाहरण देते हैं, तो थोड़ा सा ये बोरिंग भी हो जाता है। जिस तरह से वो उसमें क्यूरियोसिटी बनी रहती है, इसमें थोड़ा सा जो समस्या है वो क्रिएट होती है। आगे बढ़ेंगे हम। यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ने के लिए उपयुक्त है, ये अच्छी बात है। गुणों की चर्चा कर लेते हैं। निगमन विधि द्वारा पालक शुद्ध नियमों की जानकारी, सॉरी ये पालक नहीं होगा, ये बालक होगा, तो कभी कभी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें अशुद्ध नियमों को जानने का कोई अवसर नहीं मिलता। ठीक है, यानी गलती करने के चांसेस यहाँ पे नहीं रहते, और नहीं रहते तो सीखने की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया भी धीमी होती है। ठीक है, जो हम पहले अभी चर्चा कर चुके हैं। इस विधि द्वारा कक्षा के सभी बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इस विधि के प्रयोग से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है। निगमन विधि में शिक्षक बनाए गए नियमों को बालकों के सामने प्रस्तुत करता है। इस विधि में शिक्षक का कार्य अत्यंत सरल होता है, उसे बहुआयामी नहीं होना पड़ता, उसे सब्जेक्ट का वेत्ता हो जाए, किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्य में न जुड़े, तब भी वो किसी भी हर तरह की समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। इन द इनकॉर्पोरेशन मेथड द टीचर प्रेजेंट्स द रूल्स टू द चिल्ड्रन। इन दिस मेथड द टास्क ऑफ द टीचर इज वेरी सिंपल। किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती, एक नियम बता देता है और एक दो उदाहरण के साथ उसको कोरिलेट कर देता है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब निगमन विधि के दोष की चर्चा करते हैं। अभी हमने पढ़ा तो इसमें क्या कहा कि छात्र सक्रिय नहीं रहता। महत्वपूर्ण क्या है कि छात्र की सक्रियता कम हो जाती है, यानी अधिगम प्रोसेस भी धीमी हो जाती है। इसको बाल केंद्रित नहीं बल्कि हम इसको शिक्षक केंद्रित कह सकते हैं। छात्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है, छात्र को सोचने का अवसर नहीं मिलता, यानी उसको रटने की प्रक्रिया में प्रवीण होना पड़ता है। प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाना कठिन है, क्योंकि हम डायरेक्टली प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल में हम इसको नियमों को नहीं सिखा सकते, बल्कि हमें उदाहरण ही देना आवश्यक है। तो तरह तरह की स्थितियों में हम अलग अलग नियमों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण की सहायक सामग्री, यानी शिक्षण को उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए हम टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने शिक्षण की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यहाँ पे हम सामग्री की चर्चा करेंगे, और सामग्री में हमारे पास में जो ऑप्शंस आ रहे हैं, पहले हम तो परिभाषा पे बात करेंगे कि टीचिंग एड्स होते क्या हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जो तथ्य है वो क्या हो जाएगा, सहायक सामग्री वह है जो कक्षा में अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायक होती है। ठीक है, यानी जब हम शिक्षक क्या करता है, या तो बोलता है, ठीक है, या फिर क्या करता है, लिखता है। तो दो ही काम किए जाते हैं। यही इसी प्रकार से छात्र जो है उन चीजों को धारण करता है, उनको फॉलो करता है। सपोर्टिंग मटेरियल्स इज मटेरियल दैट्स हेल्प
helps to understand written और स्पोकन टेस्ट इन क्लासरूम और इन अदर लर्निंग सिचुएशन। हर तरह की परिस्थितियों में जो टीचिंग एड्स हैं वो मदद करते हैं। कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा श्रवणेंद्रियों संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके सहायक सामग्री कहलाती है। एनी मटेरियल थ्रू विच द लर्निंग प्रोसेस कैन बी स्टिमुलेटेड और कैन बी कैरीड फॉरवर्ड बाय द सेंसरी सेंसेशन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी मटेरियल, ये कार्टर ई गुड ने कहा। उद्योतन सामग्री या फिर हम टाइप ऑफ कंटेंट की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे श्रव्य सामग्री की चर्चा करते हैं। इसके लिए हम मौखिक उदाहरणों की चर्चा करेंगे। रेडियो है, टेप है, रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है। आजकल के स्कूल्स की हम चर्चा करेंगे तो 5 स्टार स्कूल्स होने लगे। तो 5 स्टार स्कूल का मतलब यही होता है कि हर तरह की साजो सामान से लैस, सुख सुविधाओं से लैस, ताकि वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकें और उसको बेहतर कर सकें। तो ऑडियो एड्स में वर्बल एग्जांपल्स रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन इस तरह की सुविधाएं रही हैं। डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, क्लासरूम को डिजिटल बनाने का प्रयास किया गया है, जैसे हम यहाँ पे आपको इस सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का, अगर हम यहाँ पे फेस लेकर के नहीं आ रहे हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस आपको नहीं शो हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, वॉइस हो रही है। तो ये क्या मौखिक उदाहरण हो जाएगा रेडियो, टेप, रिकॉर्डर, ग्रामोफोन की तरह से। अगला हम देखते हैं दृश्य सामग्री। जैसे स्क्रीन भी प्रयोग हो रही, सिर्फ वॉइस अगर आप सुने, फोन को किनारे रख दें, अगर सिर्फ वॉइस सुन रहे हैं तो वो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएगा। देख और सुन दोनों रहे हैं तो दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएगा। अगर आप सिर्फ एक्सप्रेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगा। और एक्सप्रेशन यानी श्याम पट पर लिखा हुआ, बोर्ड पर लिखा हुआ, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनिल बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखाचित्र, कार्टून, मॉडल पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स आदि। तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, दृश्य के अंतर्गत आ जाएंगी। और चलचित्र, नाटक, कठपुतली और टेलीविजन, यानी टेलीविजन, यूट्यूब जो भी है आपका, वो टेलीविजन के अंतर्गत ही आएगा, दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आएगा। चलचित्र यानी वीडियो, चलचित्र को अंग्रेजी में हम मूवीज या वीडियो कहेंगे। नाटक, जिसमें नाटक ड्रामाज में श्रव्य और दृश्य दोनों ही स्थितियां रहती हैं, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे श्रव्य सहायक सामग्री के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। मौखिक उदाहरणों की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें क्या होगा, सूक्ष्म भावों के शब्द चित्र खींचने के लिए किया जाता है। किसी वस्तु, स्थिति या विचार को मौखिक कथन या वार्तालाप के माध्यम से सरल स्वरूप प्रदान करने में उदाहरण का प्रयोग जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में करते हैं। ग्रामोफोन भी इसी प्रकार है, श्रव्य साधनों के अंतर्गत आता है। इसके माध्यम से किसी घटना, विवरण, गीत, कहानी, वार्तालाप को आदि को सुना जाता है। ठीक है, ग्रामोफोन भी आप इससे परिचित होंगे, ये बहुत पुरानी परंपरा में चलने वाली स्थितियां हैं। अभी आजकल लोग सिर्फ नाम सुन रहे हैं, लेकिन फॉर्मेट वही है। ग्रामोफोन का जो MP3 प्लेयर एक आता था, MP3 प्लेयर छोटी सी मशीन होती थी जिसमें हम चीजें सुनते थे, तो वो ग्रामोफोन के ही तर्ज पे आता था। सॉन्ग, स्टोरी, कन्वर्सेशन, डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें हम वहां से सुन सकते थे। टेप रिकॉर्डर आज भी उतना प्रचलित नहीं है, तो फोन में आपके एक रिकॉर्डर वाला ऑप्शन होगा, तो वो आपको मिल सकता है मोबाइल फोन में। रिकॉर्डर क्या करता है, वॉइस रिकॉर्ड करता है, हम कॉल रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, उन कॉल्स को दोबारा सुना जा सकता है। रेडियो क्या करता है, अभी रेडियो का स्कोप उतना कम नहीं हुआ है, तो इसलिए रेडियो की भी अपनी सत्ता है। श्रव्य साधन और मनोरंजन उपकरण की दृष्टि से रेडियो सर्वविदित उपकरण है। रेडियो इज वेल नोन इक्विपमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑडियो एंड एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट। ठीक है, दृश्य सामग्री की चर्चा करते हैं। दृश्य यानी जिसको विजुअलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो दिखाई पड़ती है, श्यामपट, ब्लैक बोर्ड की चर्चा करते हैं। तो ये क्या कहा जाता है, शिक्षक का आईना। इसको क्या कहते हैं, हम आईना कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से वो अपने सारे मनोभाव एक्सपोज करता है और वहां पर जो दिख रही स्थितियां होती हैं, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड में हमें सब चीजें समझ में आती हैं, सारे एक्सप्रेशंस उसके वहां पे नोट डाउन कर दिए जाते हैं। अध्यापक का विश्वसनीय मित्र कहते हैं, तथापि इसका प्रयोग एक अच्छी दृश्य सामग्री के रूप में किया जाता है और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत अधिक है। एक तरीके की स्क्रीन जो आपके सामने चल रही है, इसको हम व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, इसी फॉर्मेट का ही कह सकते हैं। ठीक है, तो प्लान वही है, प्रोसेस वही है। ऑल्दो इट इज नॉट इटसेल्फ इज अ विजुअल मटेरियल, इट कैन बी यूज्ड एज
गुड विजुअल मटेरियल। ठीक है, इसका कार्य क्या करता है, अध्यापक इस पर निर्भर रहता है। श्यामपट्ट का प्रयोग रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र, पाठसार, गृह कार्य आदि देने के लिए किया जाता है। तो यूजेस तो आप जानते ही हैं। बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट, जहां पे इंफॉर्मेशन सारे नोट डाउन कर दिए जाते हैं। जैसे येलो कलर, ब्लू कलर का बोर्ड होता है, उस पे इंफॉर्मेशन जो है वो पिन के सहायता से पंच कर दिए जाते हैं, तो वो बुलेटिन बोर्ड के रूप में रहता है, सूचना पट्ट के रूप में रहता है। इट इज मेड बाय प्लाईवुड, मेसोनाइट और स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड। ड्राइंग पिन्स आर यूज्ड टू प्लेस डिस्प्ले मटेरियल ओवर इट। इस तरीके का बोर्ड होता है जिसको आप समझ लें, और इसमें अगर छोटी सी इंफॉर्मेशन ये चिपकानी है तो उसके लिए यहाँ पे पिन इस तरह से पंच कर दिए जाते हैं ताकि वो वहां पे फिक्स रहे। बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग प्रतिभाशाली छात्रों के स्वर निर्मित रचनाएं, ये मोस्टली आपके ऑफिस के सामने रहता है, नोटिस बोर्ड के फॉर्मेट में, जहां पे सारी चीजें व्यवस्थित कर दी जाती हैं। प्रतिरूप क्या होता है, प्रतिरूप यानी पैटर्न। पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण में प्रतिरूप का बड़ा महत्व है और इसके से छात्रों को वास्तविक वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे भूगोल की शिक्षण में एक तरीके का हम ज्वालामुखी पर्वत के प्रतिरूप को छात्रों को दिखाते हैं। प्रतिरूप के अंग कार्य सरल तथा स्पष्ट भाषा में छात्रों को समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम प्रतिरूप का मतलब जैसी वास्तविक स्थिति में है कुछ उस तरीके का ही चित्र, उस तरीके का ही फॉर्मेट, पैटर्न बना करके बच्चों को जब दिखाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है। जैसे हमें अगर ज्वालामुखी दिखाना है, हमें पर्वत पहाड़ दिखाना है, तो उस तरीके के एक्सप्रेशन हमें, जो हम प्रतिरूप बना रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं, उस पैटर्न को अगर हम दिखा देते हैं तो वो विजुअलाइज कर सकते हैं, वो इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना दृष्टि में ला सकते हैं, ताकि वो समझ सकें कि अमुक वस्तु क्या कहना चाहती है। फ्लैनल बोर्ड की बात करेंगे। ये फ्लैनल यानी खादी बोर्ड, इसको अगर हम देखें तो द फ्लैनल बोर्ड इज अ फ्लैनल और खादी क्लॉथ पोस्टेड ऑन ग्लू ऑन प्लाईवुड और हैवी कार्डबोर्ड विच इज पेस्टेड ऑन इवन सरफेस। ठीक है, कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़ों पर तैयार चित्रों को फ्लैनल बोर्ड पर चिपकाया जाता है। तो इस तरह से भी हम, जो शिक्षक है वो अपने भाव अभिव्यक्त करता है। मैप तो आप सभी जानते ही हैं कि मैप का रोल क्या होता है। मैप में सारे दृश्य जो है दिखाए जाते हैं। अगला देखेंगे, मानचित्र में अत्यधिक तथ्य नहीं होने चाहिए ताकि वो बहुत ज्यादा घना ना हो पाए, ताकि उसमें जो भी तथ्य रखे गए हैं वो स्पष्ट हों, सुदृढ़ हों। मापक पैमाना अवश्य उसमें दर्शाना चाहिए। चित्र की चर्चा करते हैं। जिज्ञासावृत्त यानी जो पिक्चर्स हैं, जैसे अगर हम आज की बुक्स देखें तो बहुत कलरफुल बुक्स भी रखी जाती हैं। ठीक है, चित्रों के आकार कक्षा के आकार के अनुकूल तथा उसमें शीर्षक दिया होना चाहिए ताकि उसमें किसी भी प्रकार का भ्रम ना हो। कार्टून या इस तरीके से हम अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चों तक वो चीज बहुत ही कम समय में इंटरेस्टिंग तरीके से पहुंचाई जा सके। ये एक महत्वपूर्ण है ताकि बालक का जुड़ाव उससे बना रहे। ग्लोब एक गोल घूमने वाला, दो स्तंभों पे लगा हुआ एक गोल घूमने वाला बॉल जैसा रहता है, जिसमें पूरी तरह से वो पूरे विश्व का मानचित्र दर्शाया जाता है। तो पृथ्वी के धरातल को दर्शाता है। तो ग्लोब की भी अपनी महत्वपूर्ण तथ्य है। माइकलिस के द्वारा इसकी परिभाषा भी दी गई है। चार्ट्स, ये आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चार्ट्स के माध्यम से हम मॉडल बनाते हैं, चार्ट्स के माध्यम से हम टेबल्स डिफाइन करते हैं, उनके माध्यम से हम लोगों तक महत्वपूर्ण तथ्य, अपने भाव, संबंध, विशेष स्थल, विचार सब अभिव्यक्त करते हैं। पोस्टर, कार्टून पोस्टर, ये भी बहुत आसान है। ये मनोरंजक तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बात को समझाने का एक तरीका है। दिस सपोर्टिंग मटेरियल इज अ सिंपल मीन ऑफ क्लैरिफाइंग एनी इंफॉर्मेटिव नॉलेज एंड सार्कास्टिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उदाहरण क्या है। यूनिटी इज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन बी शोन बाय प्रेजेंटिंग पीपल हु सेटल्ड इन इंडिया इन देयर कस्टम्स इन अ पोस्टर। भारत की विभिन्नता में एकता। अब जैसे अगर हम देखें तो चुनाव के समय पे आप देखते होंगे कि जो भी प्रचारक हैं या चुनाव में जो हिस्सा लेने वाले हैं उनको बड़े ही कार्टून बना करके बड़े मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो वहां पर व्यंग्य भी होता है। ठीक है,
कमेंट भी किए जाते हैं, वहां पर बात को प्रभावी तरीके से समझाया भी जा सकता है और उसको एक इजी फॉर्मेट में समझाया जाता है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वहां पर जो छात्र है उसका इंटरेस्ट भी बना रहता है, ठीक है। बीच बीच में ऐड दिए जाते हैं, तो ऐड के लिए कार्टून्स का प्रयोग कर लिया जाता है, तो क्या करता है, इंटरेस्ट बनाता है और ये इफेक्टिव भी रहता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्या है, मन मस्तिष्क पे छप जाता है ताकि ये बाद तक अपना प्रभाव छोड़ता रहे। बच्चों की अच्छी आदतों, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, धूम्रपान, वनों की सुरक्षा आदि के पोस्टर बना करके उससे होने वाले खतरों को समझाना, पोस्टर का प्रयोग करके उनके आकार, प्रकार, रंग व उपयुक्तता का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि त्रुटिपूर्ण पोस्टर कार्टून से गलत धारणा भी बन जाती है, इसलिए उसको प्रभावी बनाना है और कोई भी गलत मैसेज न जाने पाए, इसलिए उस पर बहुत ही सतर्कता, बहुत ही सावधानी रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि उससे एक धारणा का विकास होता है। स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स, इसके माध्यम से बालक प्रत्येक चीज को बड़े आकार के पर्दे पर देख सकता है। एक तरीके से अगर हम बात करें तो बचपन में एक छोटा सा कैमरा आता था, ठीक है। अब आप लोगों के समय में आता है या नहीं आता है, लेकिन आप लोग तो पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके का, ठीक है। उसमें बैक में देखा जाता, यहाँ पे एक छोटा सा ये लगा होता था, जब उसमें देखा जाता था तो कई सारी पिक्चर्स उसमें ड्रैग होती, तो फिल्म स्ट्रिप्स, ठीक है, वो क्या होती है, एक फिल्म स्ट्रिप ही होती थी और वो एक छोटे से व्हील में फंसी होती थी, एक लंबी सी पट्टी, ठीक है। वो क्या होते थे, उसमें छोटे छोटे पिक्चर्स लगे होते थे। ये मैं आपको बहुत ही जनरलाइज करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और जब हम इसको, इस वाले को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते थे तो वो ये स्लाइड है ये चलती थी। इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ, स्लाइड्स जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाने में जब हम बार बार स्लाइड चेंज कर रहे हैं तो उसकी एक पूरी लिस्ट बना दी जाए तो फिल्म स्ट्रिप्स होती है, यानी उसमें कई सारे फिल्म या पिक्चर्स को पोस्ट कर देना। स्लाइड्स छोटे छोटे आकार की फोटो निगेटिव रील तथा कांच पर कैमरे द्वारा उतारे गए चित्र होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया। ये इस तरीके की प्रोसेस में, तो एक पट्टी में ये किसी भी धातु की बनी हो, कुछ भी हो, लेकिन इसमें कई सारे चित्र ही रखे जाते हैं और अपनी बात को समझाने का प्रयास किया जाता है, कंटेंट को समझाने का प्रयास किया जाता है स्लाइड पिक्चर्स के माध्यम से। नेक्स्ट वन, दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी यहां पर क्या होगा, दृश्य और श्रव्य सुनी भी जाएगी और देखी भी जाएगी, जैसे टेलीविजन, ठीक है। रेडियो में समाचार सिर्फ सुन सकते थे, यहां पर हम होने वाले विस्फोट, होने वाली घटनाएं, आने वाली आपदाएं, उन सबको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे ड्रामा होते थे, नाटक होते थे, नाटक के माध्यम से, अब कठपुतली नाटक हो, नुक्कड़ नाटक हो, या फिर मूवी के माध्यम से किसी ड्रामा को प्ले किया जाए, टीवी सीरियल्स आए, कुछ भी हो, अपनी बात को प्रभावी तरीके से नाटकीय ढंग से समझाने के लिए रंगमंच का प्रयोग किया जाता है। वो रंगमंच, पुराने समय में रंगमंच था, पुराने समय में थिएटर थे, वर्तमान समय में अगर हम चर्चा करें तो ये जो है वो टेलीविजन का रूप ले चुका है, मूवी का रूप ले चुका है, यानी चलचित्रों के माध्यम से भी इसको समझाया जाता है। इनके द्वारा संवाद, बोलने एवं रंगमंच पर अभिनय करने की कला में दक्षता होती है। नाटक के माध्यम से पढ़ाए जाने वाले प्रमुख प्रकरण, भगवान राम, आदर्श चित्र, इनको सबको विजुअलाइज किया जा सकता है और बहुत प्रभावी बनाया जा सकता है। चलचित्र, मूवी 1931 के बाद पर्याप्त मात्रा में इसका उपयोग होने लगा। आलम आरा सबसे पहली मूवी थी जो अमूक थी, यानी बोल नहीं, उसमें आवाज नहीं थी। चलचित्र छात्रों के सभी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो प्रभावित करते हैं तो इसमें अच्छा मैसेज दिया जाएगा तो भी प्रभावित करेंगे, बुरा मैसेज जाएगा तो भी प्रभावित करेंगे। तो ये सब चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। टेलीविजन, आप सब इनसे परिचित हैं। हम आविष्कार के बारे में देख लेते हैं जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। टेलीविजन का आविष्कार 1925 में हुआ था, डॉक्टर बेवर्ड ने किया था। इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम 1959 में नई दिल्ली में इसका केंद्र खोला गया, ठीक है। DD1 सबसे पहले आता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं शिक्षण सामग्री के प्रकार। अगर हम प्रिंट सामग्री की बात करें तो पाठ्य पुस्तकें हैं, पैम्पलेट हैं, हैंडआउट्स हैं, अध्ययन मार्गदर्शिकाएं हैं, मैनुअल्स हैं। श्रव्य सामग्री की बात करते हैं
तो श्रव्य सामग्री में यूएसबी ड्राइव, कैसेट, माइक्रोफोन, ग्रामोफोन, रेडियो। दृश्य सामग्री की चर्चा करते हैं, चार्ट्स, वास्तविक वस्तुएं जो हम पैटर्न जिसको कह रहे थे, फोटोग्राफ, ट्रांसपेरेंसी। दृश्य श्रव्य दोनों, तो स्लाइड, टेप, फिल्में, टेलीविजन, मल्टीमीडिया, यूट्यूब, इन सब के माध्यमों को प्रयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कंप्यूटर, और बाकी सारे जो चीजें हैं वो कंप्यूटर के ही फॉर्मेट के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षण सामग्री के प्रकारों को इस तरह से हम रख सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ेंगे हम श्रव्य सामग्री के उपयोग को स्पष्ट करते हुए। अब देखिए यहाँ पे हम कमेटी की चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग की स्थापना 1964 से 66 में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अपनी रिपोर्ट में शिक्षण की गुणवत्ता सुधार करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में सहायक सामग्री को उपलब्ध कराना आवश्यक है। कोठारी आयोग ने कहा कि सहायक सामग्री भारत देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। प्रत्येक स्कूल में शैक्षिक सहायक सामग्री का होना आवश्यक है। सहायक सामग्री अगर हम देखें तो बैचलर ऑफ एजुकेशन या डीएलएड जब किया जाता है तो उसमें चार्ट्स, पॉइंटर, तमाम सारी चीजें रखी जाती हैं जिनको हम टीचिंग एड्स कहते हैं, ठीक है। उनके सबके महत्वपूर्ण योगदान के माध्यम से हमें अपने शिक्षण कार्य को महत्वपूर्ण बनाना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, श्रव्य दृश्य सामग्री प्रतिभाशाली और मध्यम बुद्धि दोनों ही बालकों के लिए आवश्यक है। प्रतिभाशाली और दोनों ही और मंद बुद्धि, इन दोनों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिभाशाली बालकों के चिंतन में गति व स्पष्टता आती है। मंद बुद्धि के बालकों में सूचना, प्रत्यय, सूत्रों, सिद्धांतों को स्थूल रूप में समझने की क्षमता पैदा होती है। और हो सकता है कि मंद बुद्धि वो इसलिए हों ताकि उनमें, क्योंकि उनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि उससे उनका इंटरेस्ट भी बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे शिक्षण सामग्रियों के प्रकार। तो यहाँ पे हम 3 प्रकारों की बात कर चुके हैं, तो इस पे बहुत आवश्यकता नहीं है इसके बारे में बात करने की। श्रव्य, दृश्य श्रव्य। तकनीकी आधार पर अगर हम चर्चा करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसा जो जिनको हम टच नहीं कर सकते, अनटचेबल, ठीक है, जिनको हम छू नहीं सकते। और हार्ड कॉपी क्या है, ऑन पेपर, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला हम देखेंगे प्रक्षेपण के आधार पर। तो प्रक्षेपण यानी प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी, प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टाइल मटेरियल के रूप में रख सकते हैं। अब हम प्रोजेक्टर पे चर्चा कर लेते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा क्लासरूम में ऊपर जो छत होती है, छत से एक पैनल लगा करके एक छोटी सी डिवाइस लटका दी जाती है, उसका एक फोकस होता है, सामने एक पर्दे जैसा फॉर्मेट रहता है, हम उसमें सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव लगा करके अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम सामने आने वाले पर्दे पे दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो एक ये इस तरीके का प्रोसेस होता है, सामने इस दीवार पे एक छोटा सा पर्दा लगा होता है, ये यहाँ से जो लाइट है वो इस तरह से इस पे जाती है और यहाँ पे फोकस होता है और फोकस के माध्यम से कंटेंट को एक्सपोज किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो प्रोजेक्टर से क्या किया जाता है, प्रोजेक्टाइल किया जाता है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत आता है। इसमें जो प्रोजेक्टर में वर्ड लेंस जो होता है, कांच का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एपिडास्कोप क्या होता है, ये अपारदर्शी व पारदर्शी प्रोजेक्टर है। इस यंत्र के माध्यम से कांच की पारदर्शी स्लाइडों पर बने चित्रों को बड़े करके प्रक्षेपित किया जा सकता है। सिरोपरि प्रक्षेपण यंत्र यानी ओवरहेड प्रोजेक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। ओवरहेड प्रोजेक्शन ये भी महत्वपूर्ण रूप में रहता है। एलसीडी प्रोजेक्टर की चर्चा करें तो एलसीडी प्रोजेक्टर क्या करता है, कंप्यूटर में इंटरनेट से शिक्षा देने के लिए एलसीडी और डीएलपी प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ये टाइप ऑफ प्रोजेक्टर्स माने जाते हैं। एनसीईआरटी की चर्चा करें तो 6 प्रकार के यहाँ पे सहायक सामग्रियों की चर्चा होती है। ग्राफिक्स, डिस्प्ले सामग्री, त्रिआयामी सामग्री, श्रव्य, प्रक्षेपी, प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में अभिनय, वृत्त चित्र, क्षेत्र भ्रमण, स्लाइड, फिल्म, स्ट्रिप, ये प्रक्षेपी के अंतर्गत आएगा। श्रव्य में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन आएगा।
मॉडल, वास्तविक पदार्थ, ये त्रिआयामी सामग्री के अंतर्गत आएगा। डिस्प्ले सामग्री में फ्लैनर, बुलेटिन बोर्ड और श्यामपट्ट आएगा। चित्र, कॉमिक्स, कार्टून, ग्राफिक चित्र के अंतर्गत आएगा। आगे देखेंगे हम मैजिक लैंटर्न, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हम बात कर रहे हैं। मैजिक लैंटर्न में क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम चर्चा करें, वी आर ऑल्सो कॉल मैजिक लैंटर्न, इट इज प्रोजेक्टेड through magnifying the images on transparent glass slide through the magic lantern. Uses first the glass slide are washed with soap immersed in gelatin solution and then dried. Episcope here is a visual material. Through this device we can easily see even smallest object or substance. एपिस्कोप क्या है, यहाँ एक दृश्य सामग्री, इस यंत्र के द्वारा हम छोटी से छोटी वस्तु या पदार्थ को आसानी से देख सकते हैं, ये एपिस्कोप है। इसके लिए हम छोटी छोटी से छोटी आसानी से वस्तु देखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, उपयोग इसका यह है कि सबसे पहले कांच की स्लाइड को साबुन से धोकर जिलेटिन के घोल में डुबोकर सुखाया जाता है और उसके बाद में चित्र बनाए जाते हैं। ये मैजिक लैंटर्न के अंतर्गत आता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलेटेड टू टीचर, अब इसमें शिक्षक से संबंधित जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में, जो प्रभाव करने वाले जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। यदि शिक्षार्थी डंडे में से एक रूप में चल रहे शिक्षण की प्रक्रिया के एक छोर पर खड़े होते हैं तो शिक्षक कक्षा में शिक्षण सीखने की गतिविधियों में से एक के लिए अन्य ध्रुव पर कार्य करते हैं। If the learner stands on the one end on ongoing teaching learning process as one of the poles, then the teacher act the other pole for the desired one of the teaching learning activities in classroom. Hence, teacher related factor play a quite significant role in the process of teaching. The following are टीचर रिलेटेड फैक्टर्स इन टीचिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे दो अलग अलग ध्रुवों की चर्चा हो रही है, एक में टीचर है, एक में स्टूडेंट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यापक की शिक्षा शैक्षिक योग्यता महत्वपूर्ण है, जो उसके अंतर्गत होनी चाहिए। कौशल उसके अंतर्गत होना चाहिए। कौशल किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करने की क्षमता है। अब देख रहे होंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो कौशल विकास यानी आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, किसी एक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अध्यापक के अंतर्गत दोनों होनी चाहिए। अक्सर कहते हैं कि शिक्षण ईश्वर का उपहार है, लेकिन अच्छी शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करना और सर्वोत्तम शैक्षिक पुस्तकों का मनोविज्ञान बनाना हम कौशल को प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर परिणाम बना सकते हैं। ऑफन सेज दैट टीचिंग इज गुड गॉड गिफ्टेड, बट गेटिंग good education training and psychology best educational books we can get this skill and create better result। अगर आपको पढ़ाना है तो उसके लिए आपको उन कौशलों का विकास करना होगा। तो शिक्षण जो है ईश्वर का उपहार है, लेकिन इसको बेहतर बनाने के लिए हमें प्रयास भी करने चाहिए। संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर, टेकिंग टीचिंग एड्स, टेकिंग टीचिंग एड्स, टेक्निक ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, ह्यूमन रिलेशन स्किल। तो इस तरीके की सारी स्थितियां जो हैं यहाँ पे बनी होनी चाहिए। शिक्षण का शैक्षिक सामग्री ले जाना, शिक्षण की तकनीक, पढ़ाने की विधियों के बारे में जानकारी, मानव संबंधी कौशल आने चाहिए। शिक्षक के अंतर्गत संचार कौशल के विकास करते हैं। क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। टीचिंग के काम में क्लासरूम का एनवायरनमेंट सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मेट है, तरीका है। इसके लिए दिस एनवायरनमेंट इज मेड बाय बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों के द्वारा ही क्लासरूम का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। इनमें दोनों की जिम्मेदारी रहती है। विदाउट बोथ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन टीचर नेवर इफेक्ट्स। अगर उस क्लास में दोनों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, दोनों की ही भागीदारी नहीं होगी, यानी टीचर और स्टूडेंट, ठीक है, अगर दोनों ही उसमें भागीदार रहेंगे तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट सबसे बेहतर होगा। यदि एकाग्रता कक्ष में रहती है और छात्र शिक्षक की आवाज सुनते हैं और शिक्षक छात्रों के साथ बातचीत करते हुए शिक्षक की गतिविधि को बनाए रखते हैं, तो उस क्लास को बेहतर
एफर्ट, बेहतर चीजें मिलती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो शिक्षक और स्टूडेंट की प्रेजेंस ही नहीं, उनका कंसंट्रेशन भी क्लासरूम के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाता है। एक्सपीरियंस ऑफ टीचर यानी उसका अनुभव बड़े काम की चीज है। Experience of teacher affect also the teaching. After increasing teaching experience, a teacher learns many new things in teaching experience. क्योंकि रोज नए परिवर्तन हो रहे हैं, बच्चे क्या नया लेकर के आ रहे हैं, कौन से नई तरकीबें निकाल रहे हैं, उन सबसे वाकिफ हो जाना चाहिए हर एक तरीके के माध्यमों से। तो इसलिए अनुभव बड़े काम की चीज यहाँ पे आ जाएगी टीचिंग में। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, प्रशासन नीतियां भी शिक्षण को प्रभावित करती हैं। शिक्षक अपने तरीके से निर्देश देना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की गतिविधियां हैं, नीतियां हैं जो उसको अनुमति नहीं देती, इसलिए पढ़ाने की आवाज बंद हो सकती है और क्लासरूम में शिक्षण की गति धीमी हो सकती है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की इसका भी प्रभाव रहता है, जो कि टीचिंग में अफेक्ट करती है। इकोनॉमिक फैक्टर यानी आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक और छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि भी शिक्षण को प्रभावित करती है। यहाँ तक कि शिक्षक के वेतन का उनके विचार स्तर पर प्रभाव पड़ता है। तो वेतन यानी एक शिक्षक का वेतन सर्वाधिक होना चाहिए, उसको कम से कम करना यानी सौदा करना किसके साथ? लर्निंग के साथ, शिक्षा के साथ। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट भी क्लासरूम को यानी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर भी महत्वपूर्ण है कि वो कितना इंटरेस्टिंग है, उसमें क्या सिखाना है। विशेषज्ञता नहीं है तो वह अपने शिक्षण माध्यम से कोई प्रभाव पैदा नहीं कर सकता, इसलिए विशेषज्ञ होना भी आवश्यक है, स्पेशलाइजेशन भी होना आवश्यक है। नेक्स्ट वन, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, पैतृक अपेक्षाएं। What are the expectation of parent or on students? This factor can be defined psychologically. ये मनोवैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है, इसका जुड़ाव मनोविज्ञान से होता है। यह अभिभावक अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है और लगातार तनाव चाहता है, कभी छात्र उस रैंक पर नहीं हो सकता, इसलिए ये मानसिक अवसाद की प्रक्रिया बन जाती है। ये भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। क्वालिटीज ऑफ अ टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें तर्क और कथन वाला क्वेश्चन बनाते हैं। शिक्षक जवाबदेह है यानी अकाउंटेबल है, अडॉप्टेबल है यानी अपनाने योग्य है, केयरिंग एंड लविंग है, कोऑपरेटिव कंपेशनेट है, क्रिएटिव है, डेडिकेटेड है, डिटरमाइंड है, एम्फेटिक, बेस्ट सेंसिटिव टू अ स्टूडेंट्स स्ट्रगल यानी संवेदनशील होने के नाते छात्र के संघर्ष को भी ध्यान देना है। ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। संलग्न करना, निडर, दयालु, प्रेरणादायक, आनंदपूर्ण, मेहरबान, उत्साही, साधन संयंत्र, भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी, रिसोर्सफुल, पैशनेट, काइंडनेस, जॉयफुल, इंस्पिरेशनल, फॉरगिविंग, फियरलेस, इवॉल्विंग, इंगेजिंग, ये सारी तथ्य इसमें उसके अंतर्गत होनी चाहिए। अब फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, अब शिक्षण को प्रभावित करने वाले, अभी तक हम उसके बारे में बात कर रहे थे, शिक्षण कार्य के बारे में, टीचिंग एड्स के बारे में, फिर हमने बात करी शिक्षण को प्रभावित करने वाले। अब शिक्षक को प्रभावित करने वाले, टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एज एंड मैचुरेशन, इंटेलेक्चुअल फैक्टर, प्रीवियस डियरिंग एंड इंटेलिजेंस, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, आयु और परिपक्वता, बौद्धिक कारक, इंटेलिजेंस, ध्यान और रुचि। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कार्यों में हम इसको ध्यान में रखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य, हंसमुख, स्नेह, खुले दिमाग, वफादारी, सारी चीजें इसके अंतर्गत होनी चाहिए। प्रेरणा, लक्ष्य, शारीरिक कारक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, सामाजिक छवि से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों का भी योगदान इसके अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ और तथ्यों पे बात करेंगे। हाँ, अब हम यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड, यानी शिक्षक केंद्रित विधियां और शिक्षार्थी केंद्रित विधियां। तो यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे इफेक्टिव टीचिंग मेथड यानी प्रभावी शिक्षण विधियों के बारे में। तो दो प्रकार की विधियां हैं,
टीचर सेंटर्ड हैं और स्टूडेंट सेंटर्ड हैं। तो इसमें कोचिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिस्कशन आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत पार्टिसिपेटरी, रोल प्ले, ग्रुप वर्क आता है। कंटेंट सेंटर मेथड, ये 4 मेथड हैं। इसमें सेमिनार और प्रेजेंटेशंस जो कंटेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेक्चरिंग, डेमोन्स्ट्रेशन और ट्यूटोरियल। तो टीचर सेंटर्ड जो होंगी यानी शिक्षक केंद्रित, तो उसमें लेक्चर आएगा, व्याख्यान आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन और ट्यूटोरियल आएगा। स्टूडेंट सेंटर्ड जो होंगी, कोचिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिस्कशन आएगा, जो उनका जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। सेमिनार और प्रेजेंटेशन ये कंटेंट पे डिपेंडेंट रहेगा। और पार्टिसिपेटरी के अंतर्गत पार्टिसिपेटरी, ग्रुप वर्क, रोल प्ले इसके अंतर्गत आएगा। अब हम आगे इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। टीचर सेंटर्ड के बारे में, प्रशिक्षक की भूमिका प्राथमिक सूचनादाता और प्राथमिक मूल्यांकनकर्ता होना इसके अंतर्गत रहता है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। लर्नर सेंटर्ड की बात करेंगे, प्रशिक्षक और प्रशिक्षक की भूमिका प्रशिक्षक की है, अवरोधक और छात्र एक साथ सीखने का मूल्यांकन करते हैं। टीचर सेंटर्ड के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं इसमें और कि मेथड इन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, स्टूडेंट्स पुट ऑल ऑफ देयर फोकस ऑन टीचर, द टीचर टॉक्स व्हाइल द स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली लिसन। शिक्षक बातचीत करते हैं जबकि छात्र विशेष पूर्वक सुनते हैं, ये टीचर सेंटर्ड होती है। लर्नर सेंटर्ड जब होती है तो वो आपस में इवेल्युएट करते हैं लर्निंग, आपस में बातचीत करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लर्नर सेंटर्ड व्हाइल टीचर सेंटर्ड आर स्टिल एन अथॉरिटी फिगर इन अ स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मॉडल। टीचर एंड स्टूडेंट प्ले एन इक्वली एक्टिव रोल इन टीचिंग इन लर्निंग प्रोसेस। लर्नर सेंटर्ड शिक्षार्थी केंद्रित है, जबकि शिक्षक अभी भी एक छात्र केंद्रित शिक्षण मॉडल में एक प्राधिकरण व्यक्ति हैं। शिक्षक और छात्र सीखने की प्रक्रिया में सामान्य रूप से सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है शिक्षार्थी केंद्रित में। अब टीचर सेंटर्ड की बात करते हैं फिर से। प्रशिक्षक का ध्यान केंद्रित किया गया है, प्रशिक्षक वार्ता, छात्र सुनते हैं, छात्र अकेले काम करते हैं, प्रशिक्षक प्रत्येक छात्र के कथन की निगरानी और सुधार करता है, प्रशिक्षक विषय को चुनता है यानी विषय भी उसी का रहता है, सीखने का मूल्यांकन करता है, क्लासरूम शांत होती है जब शिक्षक केंद्रित विधि का प्रयोग किया जाता है। अब अगर लर्नर सेंटर्ड रहेगी तो इसमें क्या होता है, फोकस जो होता है छात्र और शिक्षक प्रशिक्षक दोनों पे होता है। प्रशिक्षक मॉडल छात्र है, प्रशिक्षक और छात्र एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। छात्र गतिविधि के उद्देश्य के आधार पर समूह में या अकेले काम करता है, यानी ग्रुप भी डिवाइडेशन हो सकता है, अकेले भी स्वतंत्रता होती है इस बात को लेकर के। छात्र निरंतर प्रशिक्षक की निगरानी के बिना बात करते हैं, प्रश्न आने पर प्रशिक्षक प्रतिक्रिया या सुधार करने का काम करता है। क्लासरूम जो है वो एनर्जेटिक है, क्यूरियस है, ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंतर्गत आएंगे जब शिक्षार्थी केंद्रित रहेगा। छात्रों के पास कुछ विकल्प होते हैं, छात्र अपने स्वयं के शिक्षण कार्य को ध्यान में रखते हैं, प्रशिक्षक का मूल्यांकन किया जाता है, क्लासरूम नॉइज और बिजी है, मैंने वही कहा क्यूरियस है, इंटरेस्टेड है और थोड़ा सा शोर तो होना सामान्य सी बात है। अब यहाँ पे लर्नर सेंटर प्रिंसिपल इसमें अंतर्गत आएंगे, हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। इवेलुएट लर्निंग थिंकिंग प्रोसेस, तो ये जो हमने आपको बताया ये सारे तथ्य हम पहले ही डिस्कस करके आए हुए हैं, ये एक ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। एडवांटेज ऑफ टीचर सेंटर, तो एडवांटेज क्या होंगे, यहाँ पे शिक्षक के लाभ, शिक्षण की विधि केंद्रित है, कक्षा व्यवस्था बनी हुई है, शांत है, किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं है, गतिविधियां पूर्ण नियंत्रण में है, डिसबैलेंस्ड नहीं है। शिक्षक सभी कक्षा गतिविधियों को निर्देशित करता है, आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छात्र किसी महत्वपूर्ण विषय को याद करेंगे। जैसा कि छात्र अपने दम पर सीखते हैं, वे स्वतंत्रता सीखते हैं और बनाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, शिक्षक के नुकसान, शिक्षण की विधि केंद्रित है। जब छात्र अकेले काम करते हैं तो अन्य छात्रों के साथ सहयोग नहीं कर सकते, संचार कौशल का नुकसान होता है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंतर्गत आ जाएगा जो डिसएडवांटेज है। उबाऊ हो सकता है, वो जो कार्य है जब शांत रहेगा, इतना डिसिप्लिन रहेगा तो उबाऊ होने की स्थिति भी है, मन भटकाव की स्थिति है, महत्वपूर्ण तथ्य याद कर सकते हैं लेकिन क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। एडवांटेज ऑफ
टीचर सेंटर्ड, सॉरी लर्नर सेंटर्ड। इसमें क्या होगा, यह शिक्षार्थी के शिक्षण के विधि केंद्रित। इसमें क्या होगा, छात्र समूह में कार्य करेंगे और कौशल विकास होगा। संचार प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। छात्र अपने स्वयं के सीखने को निर्देशित करते हैं, सवाल पूछते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, तो क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्यूरियस हो सकते हैं। छात्र सीखने की गतिविधियों में अनेक रुचि रखते हैं, जो एक दूसरे के साथ बातचीत करके सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। इसके नुकसान की चर्चा करें, क्योंकि छात्र बात कर रहे हैं इसलिए कक्षा में शोर हो रहा है, डिसिप्लिन बाधित हो रहा है। एक ही बार में सभी छात्रों की गतिविधियों का प्रबंधन करने का प्रयास करना पड़ सकता है, जो तब मुश्किल हो सकता है जब छात्र एक ही परियोजना के विभिन्न चरणों पर काम कर रहे हों। यानी सिमिलरिटीज लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ छात्र अकेले ही काम करना पसंद करते हैं, इसलिए समूह में कार्य करना समस्याग्रस्त हो जाता है। ऑफलाइन ऑनलाइन लर्निंग की बात कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है, करंट से रिलेटेड है। ठीक है, ऑफलाइन, और आपने देख लिया कि कोरोना काल में ऑनलाइन लर्निंग का कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब व्हाट इज ऑफलाइन एजुकेशन, यानी यहाँ पे क्या है, ऑफलाइन का अर्थ है छात्र का स्कूल में जाना, जो पूरे कोरोना काल में नहीं हो पाया। कक्षा में जाना और आमने सामने डायरेक्ट इंटरेक्शन करना, दैट इज टाइप ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन। वो एक ऑफलाइन एजुकेशन है। ऑफलाइन यानी विद्यालयी शिक्षा। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे दो आपको हम डायग्राम दिखा रहे हैं। लैपटॉप के माध्यम से हेडफोन लगा करके किसी भी स्थान पर बैठ करके ऑनलाइन स्टडी करना, जिसमें इंटरनेट, लैपटॉप, ईयरफोन और पीसफुल माहौल चाहिए होता है। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, आपको सुबह उठ करके अच्छे से कपड़े पहनकर, ड्रेस पहन करके, जैसे बच्चे बैठे हुए स्कूल चले हम वाली प्रोसेस में आना होता है, और यहाँ पे हमको एक लंच बॉक्स ले जाना होता है, जो एक कॉमन से फैक्टर्स हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ ऑफलाइन। तो ऑफलाइन शिक्षा का लाभ, इसमें सहयोगी शिक्षा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है, महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ाता है, संगठनात्मकता को बढ़ाता है, उच्च शिक्षा को बढ़ाता है, शिक्षक शैली को छात्र के मुद्दों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, सीखने का सही रूप, सामाजिक कौशल में सुधार, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और करियर निर्माण कौशल विकसित करता है। तो इस तरीके से एक टीम के अंतर्गत हम काम करते हैं, वहां पे हम डिसिप्लिन सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, निर्भर हम हो जाते हैं, ये महंगा है अपेक्षाकृत, धन और समय दोनों की बर्बादी होती है, समय सीमा इसकी निर्धारित है, सीमित संभावनाएं हैं। लेकिन जी हाँ, निराशा, तनाव, पर्यावरण, कोर्स की कमी, इस तरीके की स्थितियां ऑफलाइन के अंतर्गत आ जाती हैं। ऑनलाइन की हम बात करेंगे, कंप्यूटर के निर्माण और प्रसार के रूप में परिभाषित किया गया है। विचारों और अन्य मानव कृत्यों, वैश्वीकरण, विचारों के आदान प्रदान में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर सेक्टर का प्रयोग किया जाता है, यानी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, सीधे सीधे अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन हो जाएगा। आप क्लासरूम में जाकर, कोचिंग और स्कूल में जाकर के पढ़ रहे हैं, वो ऑफलाइन है। तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें क्या होता है, लर्निंग स्टाइल क्या होगी। लर्निंग स्टाइल जो होगी वो वर्बल हो जाएगी। वर्ड्स आर यू स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यू प्रेफर टू यूज वर्ड्स बोथ इन स्पीच एंड इन राइटिंग। विजुअल, यू प्रेफर यूज पिक्चर्स, डायग्राम्स, इमेज एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग टू हेल्प यू लर्न। म्यूजिकल ऑडिटरी हो जाएगी, इसके अंतर्गत यू प्रेफर यूजिंग साउंड, म्यूजिक, इवेंट, रिदम, जो आपके शिक्षक में मदद करेगी। ठीक है, फिजिकल काइनेस्थेटिक्स, यू use your hands, body, sense and touch to help you learn. You might act things out. Logical, mathematical की चर्चा करते हैं, तो learning is easier for you if you use logic, reasoning systems and sequence. अगर आप लॉजिक प्रयोग कर रहे हैं, आप अपने तर्कों का प्रयोग कर रहे हैं, रीजनिंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इसमें बात कर सकते हैं। सोशल, you like to learn new things as a part of a group. Explaining your understanding to a group help you learn. सॉलिटरी और कॉम्बिनेशन, इस तरीके के तथ्यों के साथ हम इसमें लर्निंग स्टाइल्स की बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है, इसमें क्या होता है, कम लागत लगती है, सुविधाजनक है, किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है, जो आप चाहते हैं उसे जान सकते हैं, अपने आप से सीखने की स्थिति आती है, समय और पैसा दोनों बचता है। अब जो समस्याएं हैं वो भी जान लें।
आत्म अनुशासन की गहन आवश्यकता है, जो कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर हम मैच्योरिटी लेवल को क्रॉस कर चुके होते हैं एट दैट टाइम, ये बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर हम इमेच्योर सिचुएशन में आते हैं जहां पे बंधन चाहिए ही चाहिए, तो उस तरीके की स्थिति में ये नुकसानदायक है। स्वास्थ्य के मुद्दे, इसमें शारीरिक जो साइड इफेक्ट हैं, ईयरफोन और जैसे आईज हैं, कान हैं, है ना, उनमें समस्याएं आ सकती हैं। सूचना अधिभार, वर्कलोड हो सकता है। स्क्रिप्टेड लेक्चर, जो पहले से स्क्रिप्ट किए हुए, ये लेक्चर जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये 5 साल बाद में भी आपको यही लेक्चर मिलेगा, हो सकता है कुछ उसमें चेंज हो चुके हों, तो स्क्रिप्टेड लेक्चर है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम और कक्षाएं चुनने में कठिनाई होती है। अध्ययन के लिए वातावरण ढूंढना कठिन हो जाता है, हर बार चेंज हो जाता है। सेम माहौल में हम बार बार जाते हैं तो वहां एक फिक्सेशन होता है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है, ये बार बार चेंज होता रहता है। अगर हम बात करें ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा के बीच अंतर, सीखने के प्रक्रिया का स्थान है। मुख्य क्या है, सीखने की प्रक्रिया का स्थान, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सीखने के लिए अंतर कक्षाओं का लचीलापन, जबकि ऑफलाइन सीखने के लिए आपको एक प्रशिक्षक केंद्र या स्कूल में शारीरिक रूप से पहुंचना आवश्यक होता है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्यों के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वयं। वर्तमान में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, शिक्षित भारत उन्नत भारत, ये आपको ध्यान में रखना है। शिक्षित भारत उन्नत भारत, तो स्वयं क्या है हम देख लेते हैं भाई, इसमें स्वयं होता क्या है। With a view to providing access to the best quality learning resource across the country, the project study webs of active learning for young aspiring minds has been started। जो हमारी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले लिंकिंग संस्थान तक पहुंचने प्रदान करने के उद्देश्य से यंग एस्पायरिंग यानी यंगस्टर्स के लिए ये तरीका इजाद किया गया है। स्वयं ऑफलाइन ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए एक एकीकृत मंच है। यहाँ पे क्या होता है, स्वयं में एक मंच बनाया गया है जिसमें आईसीटी का प्रयोग किया गया है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, covering high school till the higher education subject and skill sector continues to ensure that every student benefit from learning material। अब इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे स्वयं में हाई स्कूल से 10th से और हायर लेवल तक सारा करिकुलम, सारा सिलेबस यहाँ पे इकट्ठा कर दिया गया है। तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पे आपको भटकाव नहीं रहेगा, सारी की सारी आपके आवश्यक चीजें जो हैं वो एक ही पोर्टल पर मिल जाएंगी, दैट इज कॉल्ड स्वयं। यानी आपको अब भटकाव की आवश्यकता नहीं है, एक जगह जाना है स्वयं, हाई स्कूल से लेके हायर तक की एजुकेशन को वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ये स्वयं का उद्देश्य है। छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। वन स्टेप वेब एंड मोबाइल हैज इंटरैक्टिव कंटेंट फॉर ऑल कोर्सेज फ्रॉम हाई स्कूल टू हायर एजुकेशन। किसी भी समय कहीं भी आधार पर मल्टीमीडिया का उपयोग करते हुए उच्च गुणवत्ता का अनुभव प्राप्त होगा। स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम दैट अलाउज इजी एक्सेस, मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन कला प्रणाली है जिसके माध्यम से आसान पहुंच, निगरानी और प्रमाणीकरण की अनुमति दी जाती है। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन एंड डिस्कशन फोरम, सो क्लैरिटी डाउट्स, इसमें स्पष्टता संदेह है, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल ऑफ डिलीवरी दैट एड्स टू द क्वालिटी ऑफ क्लासरूम टीचिंग, ठीक है, जो शिक्षा की गुणवत्ता से आपको जोड़ता है, उस तरीके का ये हाइब्रिड माध्यम बनाया गया है। अब देख लेते हैं स्वयं के बारे में कुछ और तथ्य। ये क्या है, बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम MOOCs का विकास शामिल है, जो प्रवेश योग्य वीडियो और परीक्षण और एक मजबूत IT प्लेटफॉर्म का निर्माण करता है। तो MOOCs ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। 4 चतुर्भुज दृष्टिकोण यानी 4 क्वाड्रेंट अप्रोच। The 4 quadrant approach means e-learning system that has a following components। 4 चीजें हैं, अब इसमें देख लेते हैं। क्वाड्रेंट 4, एक पहला चतुर्थांश, ट्यूटोरियल which shall contain video and audio content in organize from animation
सिमुलेशन, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन, वर्चुअल लैब्स अलॉन्ग विद द क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इसमें क्या होता है, ट्यूटोरियल शामिल है जिसमें वीडियो ऑडियो कंटेंट शामिल किए गए हैं। ऑर्गेनाइज फॉर्म में एनिमेशन, सिमुलेशन, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन, वर्चुअल लैब आदि को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। ये क्वाड्रेंट 1 है। सेकंड क्या है, इसमें क्या है, सामग्री है जिसमें स्वनिर्देशनात्मक सामग्री, ओएस चित्रण, केस स्टडी, प्रस्तुतियां आदि को शामिल किया गया है ताकि सीखने में समस्याएं समाप्त हो सकें। लिंक, इंटरनेट, वीडियो, केस स्टडी, सोर्स कंटेंट, ई बुक, रिसर्च पेपर, जर्नल्स, एनकाउंटर जानकारी और सारे विषयों को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो आर्टिकल्स भी इसी के अंतर्गत मिल जाएंगे, जर्नल्स में मिल जाएंगे, ई बुक्स में मिल जाएंगी, यानी सारी अध्ययन सामग्री आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी। क्वाड्रेंट 4 में दर्शाया गया। थर्ड और फोर्थ की चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या है, इज द डिस्कशन फोरम फॉर रेजिंग और डाउट्स एंड क्लैरिफाइंग देम ऑन रियल टाइम हैज बीन बाय द कोर्स कोऑर्डिनेटर ऑफ हिज टीम। यहां से क्या होगा, रियल टाइम में, सेम टाइम में सारी समस्याओं का निदान आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जी हां, और यहां पे ये क्या है, एक चर्चा करने का मंच है जहां पे रियल टाइम में टीम के माध्यम से आपकी समस्या को ध्यान में रखते हुए उसका निदान उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, असेसमेंट विच शैल कंटेन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। ये एक क्वाड्रेंट 4 जो है इसमें समस्याएं और समाधान दोनों हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में हो सकते हैं, रिक्त स्थानों के रूप में हो सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में हो सकते हैं। यानी यहाँ पे एक क्वेश्चनायर्स होगा, ठीक है, जिससे आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं, यानी ये मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, डिस्कशन फोरम टॉपिक्स एंड सेटिंग ऑफ द फैक्ट्स, सर्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन ऑन जनरल मिसकॉन्सेप्शन। ठीक है, द स्वयं सेल हैज कवर द फॉलोइंग। अब ये कवर क्या क्या करता है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वाणिज्य, कला, विज्ञान, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, लेस, चिकित्सा, कृषि आदि जैसे विविध विषयों को हायर लेवल पर भी ये ध्यान रखता है, ये आपको इसमें अंतर्गत रखता है। यानी स्वयं के अंतर्गत आपको सारी चीजें मिलेंगी, 10th लेवल से हायर एजुकेशन तक का सारा मटेरियल, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4 सारे में डिफाइन किया गया है, यानी प्रारंभ से और मूल्यांकन तक की सारी व्यवस्था की गई है। तो इस तरह का ये एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन स्टडी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। स्कूल शिक्षा 9 से 12 स्तर मॉड्यूल अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें विषय को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करने के लिए लीमर्स को शिक्षण और शिक्षण सहायक भी प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम के लिए, प्रवेश कक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इनबिल्टर में मदद करता है। यानी यहाँ पे बेटर प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाएगी, डिग्री प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी जाएगी जो स्कूल एजुकेशन के बारे में है। अभी हम हायर लेवल की चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे हम स्कूल लेवल की चर्चा कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन की चर्चा कर रहे हैं जो 9th और 12th की होगी। स्किल बेस्ड कोर्स तीसरा क्या है, सी ऑप्शन क्या है, ये स्वयं प्रोवाइड कर रहा है। तो स्किल बेस्ड क्या होगा, कौशल आधारित, जो उच्च माध्यमिक स्कूल कौशल दोनों को कवर करते हैं, जो वर्तमान में पॉलिटेक्निक, ITI आदि हैं, के साथ विभिन्न मंत्रालयों के क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा प्रमाणित औद्योगिक कौशल विकास होता है, जिनके माध्यम से रोजगार ढूंढना आसान हो सकता है। तो स्किल बेस्ड कौशल पर आधारित शिक्षा भी यहाँ से उपलब्ध कराई जाती है। एडवांस्ड करिकुलम एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन अंडर अ यूनिफाइड स्कीम ऑफ इन हायर एजुकेशन domain that can tailor to meet demands of choice based credit, यानी CBC's choice based credit system currently being implemented in India under graduate level। तो यहाँ पे क्या है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एकीकृत योजना के तहत उन्नत पाठ्यक्रम और पेशेवर प्रमाणन जो स्नातक स्तर पर वर्तमान भारत में लागू हो चुका है, वह क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसकी मांगों को पूरा किया जाता है, यानी स्वयं जो डिजाइंड है वो पूरा नई शिक्षा नीति के तहत डिजाइन किया गया है। ये एक कॉमन फैक्टर इसके अंतर्गत हो जाएगा। इसमें क्या है, पाठ्यक्रम
जीवन भर के लिए लीकरों की जरूरत को पूरा करता है। लाइफ लॉन्ग लीमर्स है जो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। स्वतंत्र पाठ्यक्रम जो किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। जागरूक पाठ्यक्रम, सतत शिक्षा कार्यक्रम, विशिष्ट कौशल सेटों के प्रशिक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्वयं में आपको यहाँ पे हम एक डायग्राम के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता सकते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये क्या करता है, आपका ज्ञानवर्धन करता है, आपके ज्ञान में विकास करता है। ये सारी चीजें यहाँ से स्वयं से चलती हैं, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसी के द्वारा चलाई गई एक योजना है। नेक्स्ट स्वयं प्रभा पे चर्चा कर लेते हैं। फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन, ये क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, ये एक डीटीएच चैनल है। वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, ये एक डीटीएच चैनल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रभा का मतलब ये है डीटीएच चैनल, सीधी सीधी बात समझ लीजिएगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये क्या है, ये एक इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्सेज, MHRD की एक प्रक्रिया है। 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स इसके अंतर्गत रहेंगे, जो 24/7 आपको हेल्प करेंगे, 24 घंटे आपके हेल्प करने वाले हैं, और विभिन्न विषयों को कवर करने वाले पाठ्यक्रम पर आधारित सामग्री इसके अंतर्गत मिलेगी। और इसके माध्यम से इंटरनेट की उपलब्धता अभी एक चुनौती है, जैसे ही वो चुनौती से पूर्ण होता है, हम यहाँ से स्वयं प्रभा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थानों के सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रिया को भी बढ़ा सकते हैं। तो एक तरीके से डिजिटलाइजेशन को एजुकेशन सेक्टर में इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रभावी रूप से स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्कोप ऑफ स्वयं प्रभा, ये क्या है, तो स्वयं प्रभा हैज न्यू कंटेंट एवरी डे फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए कम से कम 4 घंटे नई सामग्री उपलब्ध होती है, जो एक दिन में 5 बार दोहराई जाती है। यानी आप किसी भी समय उन चीजों को देख सकते हैं। चैनल विशाग गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये चैनल विशाग जो है वो गांधीनगर से रखे गए हैं, और ये GSAT-15 सैटेलाइट प्रोग्राम के अंतर्गत रखे जाते हैं। GSAT-15 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पूछ सकता है स्वयं प्रभा के अंतर्गत कौन से DTH चैनल्स जहां से टेलीकास्ट होते हैं उसका नाम बताइए, सैटेलाइट का नाम बताइए, कितनी बार वो दोहराए जाते हैं, कितने प्रोग्राम्स डेली चलाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने चैनल यानी 32 चैनल्स चलाए जा रहे हैं। इट इज लॉन्च बाई श्री प्रणब मुखर्जी ऑन जुलाई 9, 2017। प्रणब मुखर्जी वर्तमान समय में राष्ट्रपति थे, उन्हीं के द्वारा जुलाई 9, 2017 के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया गया था। The contents are provided by NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT and NIOS। तो इनके माध्यम से इसमें कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। इन्फ्लाब्रेट सेंटर वेब पोर्टल का रखरखाव करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो वेब पोर्टल है उसका रखरखाव करने के लिए किसको रखा गया है, तो इन्फ्लिबनेट के माध्यम से इसको रखा जाता है। जो DTH चैनल हैं वो करते क्या हैं, तो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेवलप्ड फॉर ऑफरिंग MOOC मूक्स कोर्सेज, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत ये किया जाता है। स्कूल एजुकेशन, ये इस बारे में बात हो चुकी है हमारी। अब हम बात करेंगे मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, इसी के बारे में डिस्कशन हो रहा था। देखिएगा 4 पार्ट्स में हम इसको डिफाइन करेंगे। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। मूक्स का मतलब है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ये क्या है, व्हाट इज मूक्स इन एजुकेशन, शिक्षा में MOOCs क्या है। आर फ्री ऑनलाइन कोर्सेस, ये क्या है, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं, अवेलेबल फॉर एनीवन टू एनरोल, किसी के लिए भी। ये सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले कोर्सेज हैं, तो कोई भी यहां से ज्वाइन कर सकता है। प्रोवाइड एन अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल वे टू लर्न न्यू स्किल्स, एडवांस योर करियर एंड डिलीवर क्वालिटी एजुकेशनल एक्सपीरियंस एट स्केल। तो ये एक महत्वपूर्ण गुणवत्तापूर्ण है जो आपको बेहतर से बेहतर उपागम उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम।
और तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी गुणवत्ताएं क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। तो एडवांटेज में उस उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार, औपचारिक शिक्षा के लिए किफायती विकल्प, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक, लचीली सीखने की अनुसूची प्रदान करना, ऑनलाइन कोलैबोरेशन यानी ऑनलाइन सहयोग प्रदान करना इसके माध्यम से। अब इसमें होता क्या है, उपयोगकर्ता जनित सामग्री पर भरोसा करने से अराजक सीखने का माहौल बन सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, 6 पॉसिबल चैलेंजेस फॉर MOOC। तो पूछ सकता है कितने चैलेंजेस बताए गए हैं MOOC में, 6 हैं। रिलाइंग द यूजर जनरेटेड कंटेंट कैन क्रिएट चाओटिक लर्निंग इन्वायरमेंट। जो यूजर जनरेटेड जो कंटेंट है वो क्या है, हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ऑनलाइन सामग्री का उपयोग करने के लिए डिजिटल साक्षरता आवश्यक है। अगर आपको YouTube पे स्टडी करनी है तो मोबाइल करने के लिए बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। अगर आपको फोन टच करना चलाना ही नहीं आता तो आप कैसे इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, इसलिए वो चैलेंज है। प्रतिभागियों से अपेक्षा समय और प्रयास अधिक हो सकता है जो छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोर्स करने के लिए तैयार है। तो टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड, तो प्रतिभागियों से अपेक्षित समय और प्रयास की भी आवश्यकता होगी जो उसमें इनरोल होना चाहते हैं। भाषा और अनुवाद की बाधाएं यानी ट्रांसलेशन और लैंग्वेज की बाधाएं आ सकती हैं। आत्मनियमन होना चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन में जहां पे किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं है। 9 से 4 बैठना है तो बैठना है, जैसी बाउंडेशन नहीं है तो वहां पे आत्मनियमन बहुत आवश्यक हो जाता है। एक बार पाठ्यक्रम की जानकारी होने के बाद सामग्री को बड़े पैमाने पर छात्र निकाय द्वारा पुनः आकर पुनर्व्याख्या दी जाए जिससे प्रशिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के 6 चैलेंजेस MOOC हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये आपको फुल फॉर्म बताया था मैंने। इवैल्यूएशन सिस्टम लास्ट है, यहां से हम आपकी समस्या का निदान उपलब्ध कराएंगे। मूल्यांकन की प्रक्रिया की बात करेंगे। जी हाँ, इवैल्यूएशन is a process through which we can get an exact idea of what students actually achieve from their teaching and learning। शिक्षण कार्य के दौरान जो भी ज्ञान दिया जा रहा था वो किस तरह से लोगों तक पहुंचा, बच्चों तक पहुंचा, ये जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन से ये समझ में आता है कि कौन कितना पानी में है, कॉमन सी बात है। मूल्यांकन परीक्षा और मूल्यांकन के माध्यम से एकत्रित किए गए सबूतों और व्याख्यानों के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया है और मानदंडों पर सहमति के आधार पर आधारित है। तो असेसमेंट क्या है, मूल्यांकन क्या है, सीखने के बारे में जानकारी एकत्र करना, रिकॉर्डिंग, स्कोरिंग, वर्णन और व्याख्या करने की प्रक्रिया है। पूरी प्रक्रिया में कार्यवाही है, प्रदर्शन की पूरी प्रक्रिया में कार्यवाही है और आमतौर पर शैक्षणिक सत्र या सेमेस्टर के अंत में आयोजित की जाने वाली प्रक्रिया है। टॉकमैन के अनुसार क्या कहते हैं, टॉकमैन क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस वेयर इन द पार्ट्स ऑफ प्रोसेस और आउटकम्स ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जामिन्ड टू सी whether they are satisfactory, particularly which reference to be program stated objective or our own standards excellence। यानी हमारे स्वयं के मानकों के उद्देश्य क्या हैं, विशेष रूप से हम यहाँ डिफाइन करते हैं। मॉफट क्या कहते हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और इसका संबंध छात्रों की औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धि से अधिक है। यह अपनी भावनाओं और कार्यों के संबंध में वांछनीय व्यवहार परिवर्तनों के संदर्भ में व्यक्ति के विकास में रुचि रखता है। इसके अंतर्गत अब हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। उद्देश्य, प्रश्न, मानदंड, टाइम टेबल, डेटा एकत्र करना, विश्लेषण करना और उसके बाद में रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। तो इस तरीके से मूल्यांकन प्रक्रिया को रखा जाता है। प्लेसमेंट मूल्यांकन क्या है, यह उन छात्रों के ज्ञान को निर्धारित करता है जो किसी विशेष विषय क्षेत्र में निर्देश की शुरुआत में आवश्यक होते हैं। प्लेसमेंट मूल्यांकन का उद्देश्य होता है उम्मीदवार की योग्यता की जांच करना, चाहे उम्मीदवार के पास कैलिबर हो या ना हो। एक ही उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकती हैं। यह
छात्रों के ज्ञान का आधार देखने के लिए भी किया जाता है और शिक्षक इसे ध्यान में रखते हुए चर्चा शुरू कर सकता है। ये क्या है? प्लेसमेंट एवेल्युएशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। ये एक सूत्रीय मूल्यांकन है जिसे आंतरिक मूल्यांकन भी कहा जाता है, इंटरनल एवेल्युएशन भी कहा जाता है। फॉर्मेटिव को क्या कहा जाता है? इंटरनल एवेल्युएशन भी कहा जाता है। ठीक है, एक कार्यक्रम के मूल्य को आंकने की विधि है जबकि कार्यक्रम की गतिविधियां जारी हैं। यह प्रक्रिया पर केंद्रित है। छात्र उसको उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में, उसकी सफलता या विफलता के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान किया जाता है। सीखने की त्रुटि को भी पहचानता है जिससे ठीक करने की आवश्यकता भी होती है। अगला हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। तो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के अंतर्गत क्या रहेगा? प्रारंभिक मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि छात्र सीखने के लक्ष्यों को किस हद तक पूरा करते हैं, इच्छित परिणामों की माप पर केंद्रित रहता है। नैदानिक मूल्यांकन क्या करता है? डायग्नोस्टिक मूल्यांकन क्या करता है? सीखने की समस्याओं में संभावित कारणों के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करने का प्रयास करता है। इस प्रकार ये जो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है ये अधिक व्यापक और अधिक विस्तृत है। समेटिव एवेल्युएशन क्या होता है? फॉर्मेटिव को हम इंटरनल कहते हैं, समेटिव को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन के रूप में कहते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है? निर्देश उद्देश्यों को किस हद तक शामिल किया गया, इसका उपयोग पाठ्यक्रम ग्रेड प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसको फाइनल एग्जामिनेशन के अंतर्गत कहते हैं। ठीक है, कार्यक्रम की गतिविधियों यानी समाप्ति के अंत में एक कार्यक्रम के मूल्य को पहचान, इसको फाइनल एग्जाम के अंतर्गत हम रख सकते हैं, जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है जिसको बोर्ड एग्जाम कह सकते हैं। समेटिव असेसमेंट या समेटिव इवैल्यूएशन। योगात्मक मूल्यांकन में आमतौर पर मौखिक रिपोर्ट, परियोजनाएं, टर्म पेपर, शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण शामिल हैं, जो यह दर्शाता है कि अनुदेश के उद्देश्यों को पूरा करने में छात्र कितना संतोषजनक है। फाइनल रिजल्ट यहां से प्राप्त करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। जो मूल्यांकन है वो एक सतत प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, शिक्षार्थी पर आधारित है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जो कि उपचारात्मक है यानी मूल्यांकन परिणाम पर टिप्पणी है जो उपचारात्मक कार्य में मदद करता है, यह एक उपाय नहीं है। मूल्यांकन प्रकृति में उपचारात्मक है। ठीक है, सहकारी प्रक्रिया है जिसमें छात्र, शिक्षक, अभिभावक और सहकर्मी समूह शामिल होते हैं, सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियां, इनकी प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन होता है कि कौन सी विधि से क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन सी विधि कितना प्रभावी है जो छात्र को सीखने में मदद कर रही है। सामान्य अभ्यास बच्चे के उचित विकास के मूल्यांकन की बात करते हैं। एकाधिक पहलू या छात्रों के कुल व्यक्तित्व से संबंधित रहता है, जो उनके मल्टीपल एस्पेक्ट्स को दर्शाता है, हर चीज को दर्शाने का काम करता है। तो इस तरह से हमने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के मास्टर वीडियो के अंतर्गत सभी प्रकार के तथ्य उपलब्ध करा दिए। आप सभी हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल गुरुचेला एकेडमी में। इसी वीडियो में आपको हायर एजुकेशन के लिंक भी मिलेंगे। वीडियो समाप्त होते समय बहुत सारे मास्टर वीडियोस के लिंक और समस्याएं आपको वहां से प्राप्त होती रहेंगी। तो बने रहे हमारे चैनल में। गुरुचेला एकेडमी में यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी माध्यमों से हम आपके साथ उपलब्ध हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद बेल आइकन गुरुचेला एकेडमी। थैंक यू।